Good morning. Yes, myself is Danbir Singh. Yes, today I am present here to teach you English lesson from your English book Moments. The name of the lesson is In the Kingdom of Fools. So, dear students, open your book on page 21. In the middle of the page, you will see the paragraph which I am going to start. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It is true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives." "You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let us get that dancer wherever she is." Be- Before the king could order the execution, it means execution means सजा देना, फांसी की सजा देना. तो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर एक्सक्यूशन, इससे पहले कि राजा फांसी की सजा सुनाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, गरीब उस ब्रिकलेयर ने, उस राजमिस्त्री ने, प्लीडेड होता है रिक्वेस्ट की, उसने आग्रह किया, "प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स." कृपया अपना ऑर्डर देने से पहले कृपया मेरी बात सुनिए. "इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल." ये सच है, मैंने ये दीवार बनाई थी. "एंड इट वॉज नो गुड." और ये अच्छी नहीं थी. "बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट." लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा माइंड इस पर नहीं था. मेरा माइंड उसमें काम करते हुए उसमें दीवार पर नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन. आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझ तरह से याद है, एक डांसिंग गर्ल जो उस गली में आ जा रही थी. गोइंग अप एंड डाउन, आ जा रही थी, इधर जा रही थी, कभी आ रही थी. डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, वह अपने पायल को, एंकलेट्स जो पायल थी, उनको खनकाते हुए बाहर गली में होकर के आ जा रही थी. एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग. और इसलिए मैं अपनी आँखों को, अपने माइंड को उस दीवार पर नहीं रख सका जो मैं बना रहा था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल. आपको उस डांसिंग गर्ल को ढूंढ. आई नो वेयर सी लिव्स. मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है. यू आर राइट द केस डिपेंस. आप सही कहते हो, केस गहरा हो जाता है. डिपेंस, डिपेंस गहरा, डिपेंस गहरा हो जाता है. वर्ब बना दिया इस वर्ड के लिए. वी मस्ट लुक इन टू इट. हमें इसमें देखना होगा. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, टू जज करना, निर्णय करना, इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने कठिन जटिल केस को जज करना इतना आसान नहीं है. राजा ने कहा, लेट अस गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज. तो हमें उस डांसर को ढूंढना चाहिए, लाना चाहिए, वेयर एवर शी इज, जहाँ कहीं भी वो होगी, जहाँ कहीं वो, वहाँ से लाना है डांसर को.
द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, और डांसिंग गर्ल जो थी वो अब एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वह कोर्ट में लड़खड़ाती हुई आई। ट्रेम्बलिंग होता कांपती हुई, लड़खड़ाती हुई वह कोर्ट में आई, क्योंकि वो डांसिंग गर्ल अब काफ़ी लंबे समय के बाद में बूढ़ी हो चुकी थी। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, क्या तुम वॉक अप एंड डाउन बार बार आ जा रही थी दैट स्ट्रीट उस गली में, मैनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले, वाइल दिस मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल जब ये आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसको देखा? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। तो राजा से उस डांसिंग जो गर्ल थी, लेडी थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसलिए तुमने बार बार आप इधर उधर गईं और आईं। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायलों को खनखनाते हुए, जिंगलिंग मीन्स खनखनाना। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम यंग थी एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसके माइंड को अपनी ओर आकर्षित किया। सो ही विल्ड अ बैड बॉल, इसीलिए उसने एक बैड होता बुरी बॉल दीवार बना दी, इसलिए उसने एक बुरी दीवार बना दी, जो कि एक आदमी के ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में आपने देखा कि किस प्रकार से राजा ने डांसिंग गर्ल को अपने दरबार में बुलाया, और डांसिंग गर्लें भी डांसिंग गर्ल वहाँ आई, उसने बताया कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है इस आदमी के बारे में। तो राजा ने उससे कहा कि ठीक है, तुमने इस तरह से इनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. ये एक पुअर बर्गलर, बेचारे एक बर्गलर पर, चोर के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आपको दंड देना होगा, या आपको दंडित किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड माई लॉर्ड वेट, उसने एक मिनट के लिए सोचा और बोली माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वेट, रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं अब जानती हूँ कि मैं क्यों उस गली में बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ सोनार के लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, वह एक आलसी, लेजी मीन्स आलसी, स्कॉन्ड्रल मीन्स ठग था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूज मीन्स बहाने, ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने इतने सारे बहाने बनाए। सैड, बोला, ही वुड गिव इट नाउ, ही वुड गिव इट देन, उसने कहा कि मैं इसे अब दे दूंगा, इसे तब दे दूंगा। इस तरह से वो सुनार बार बार बहाने बनाता रहा, और इसके कारण मुझे बार बार उसके घर पर, दुकान पर उसके जाना पड़ा और आना पड़ा लौट करके, इसीलिए ही मुझे इतने सारे चक्कर लगाने पड़े। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे अपने घर के 1 दर्जन चक्कर लगवाए, बार बार
वो आती रही और जाती रही, इसलिए उसने बहुत चक्कर लगाने पड़े। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सा मी, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। दैट वॉज व्हेन, तभी इस ब्रिकलेयर ने, इस राज मिस्त्री ने मुझको देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ सुनार का फॉल्ट है कि ना उसने मेरे लिए बहाने बनाए होते बार बार, और ना मैं उस बार बार उस गली में होकर बार बार मुझको जाना पड़ता, और ना उस राजमिस्त्री का ध्यान में ज़रूर पड़ता, और ना दीवार खराब बनती। तो कहा ये जो फॉल्ट है उस सुनार का है। ये उस डांसिंग गर्ल ने राजा के सामने बात कही। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। बेचारी, पुअर थिंग मीन्स मतलब बेचारी। शी इज एब्सोल्युटली राइट, वह बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक कहती, राजा ने कहा। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेगिंग द एविडेंस, प्रमाण को, साक्ष्य को देखते हुए उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कहती है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अब हमें जो रियल कल्प्रिट है, वास्तविक दोषी अब हमें मिल गया है। कल्प्रिट मीन्स दोषी। गेट द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ को लेकर आओ। वेयर एवर ही इज हेडिंग, जहाँ कहीं भी वो, हेडिंग मीन्स छुपा हुआ हो। एट वंस, तुरंत। तो राजा ने आदेश दिया कि तुरंत उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को लेकर आओ, जहाँ कहीं वो छुपा हुआ हो, तुरंत लेकर आओ। एट वंस। द किंग्स वेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो सैनिक थे, जो संदेश वाहक थे, उन्होंने उस सुनार को हर जगह ढूंढा। हु वॉज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। हु वॉज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था, उसको ढूंढा। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ उस दंड के बारे में सुना। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, जब उसने अपने बारे में जो आरोप लगा था उसके ऊपर, उसके बारे में जब सुना, तो ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, तो उसको भी अपनी कहानी सुनानी पड़ी। जो एक्यूजेशन, जो आरोप उस पर लगा था, जब उसने उसके ऊपर बताया कि मेरे ऊपर आरोप लगा है, तब उसने भी अपनी पूरी कहानी सुनाई राजा के सामने। वो कहने लगा, माई लॉर्ड, ही साइड में बोला, आज मैं पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर्स कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को अपने डोर पर, अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। ये सच है। इट इज़ ट्रू। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बार बार बहाने बनाए, झूठे बहाने बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना सका था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, इससे पहले कि मैं एक धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करता, उससे पहले मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके परिवार में, उनके घर पर वेडिंग थी, एक विवाह था, शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप तो जानते ही हो, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर,
जो धनी व्यक्ति होते हैं वो कितने इम्पैशेंट धैर्यवान होते हैं, मतलब वो धैर्य नहीं उनके अंदर, वो वेट नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते। तो इस प्रकार से सुनार ने भी अपनी व्यथा सुनाई। राजा के सामने वो रिक्वेस्ट करने लगा कि सच है कि मैंने ही इस डांसिंग गर्ल को बार बार अपने दरवाजे पर आने जाने के लिए विवश किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ। मैंने उसको झूठे बहाने बनाए क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना सका था इससे पहले कि मुझे मर्चेंट के ऑर्डर को बनाना था, इसलिए क्योंकि उनके घर पर शादी थी और वो धनी व्यापारी जो था वो रुक नहीं सकते थे वो लोग, क्योंकि आप जानते ही हो कि रिच मैन जो होते हैं, धनी लोग जो होते हैं, वो कितने अधैर्यशाली होते हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं होता। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? कौन है ये धनी व्यापारी जिसने तुम्हें इस गरीब महिला की ज्वेलरी बनने से रोका? वो कौन है धनी व्यापारी रिच मर्चेंट? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसने उस लेडीज़ को बार बार, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसको बार बार चक्कर लगवाए। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस ब्रिकलेयर राजमिस्त्री के ध्यान को आकर्षित किया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने उसकी दीवार को खराब कर दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? तो उस रिच मर्चेंट ने, वो गोल्ड स्मिथ ने बताया, जब गोल्ड स्मिथ ने बताया कि इस प्रकार से एक धनी व्यापारी था, उसका ऑर्डर मेरे पास आया हुआ था, उनके घर पर शादी थी, जिसकी वजह से मैं इस व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करने से पहले, उसकी ज्वेलरी बनाने से पहले, इस नाचने वाली जो महिला है, डांसिंग गर्ल जो है, उसका कार्य पूरा नहीं कर सकता था। जिस कारण से उस लेडीज़ को मैंने बार बार बहाने बनाए कि मैं अब दे दूंगा और तब दे दूंगा, और जिसकी वजह से उसको मेरे घर के बार बार चक्कर लगाने पड़े। तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो धनी व्यापारी वेट नहीं कर सकता था। तो इस पर राजा ने कहा कि वो धनी व्यापारी कौन है जिसने आपको उस बूढ़ी महिला के, बेचारी महिला की ज्वेलरी को फिनिश होने से रोका और उसके बार बार चक्कर लगवाए, जिसने विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने इस ब्रिकलेयर, इस राजमिस्त्री के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट होता है, आकर्षित किया, इस ध्यान को विचलित किया, खींच लिया। विच मेड अ मैस ऑफ वॉल, जिसने एक बेकार दीवार बना दी। Which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? जो अब एक इनोसेंट, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस धनी व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। एंड ही वॉज नन, और वो कोई और नहीं था। नन मीन्स कोई भी और नहीं, नो वन, नो वन से बनता मिलाकर नन। वॉज नन, वो कोई और नहीं था, अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, जो ओरिजिनल, जो मुख्य
जो असली जो मकान का मालिक था उसी का ऑनर था, कोई और नहीं था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। इसका मतलब सुनार वही व्यक्ति था, मतलब वह व्यक्ति, वो धनी व्यापारी वही था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब जो न्याय जो था वो फुल सर्कल पे आ गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी पर आकर के। When he was rudely summoned back to the court, जब उसको बड़ा बुरी तरह से कोर्ट में बुलाया गया था। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी बनने का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डैड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। इस प्रकार से जब धनी व्यापारी को जो बुलाया गया, मर्चेंट को बुलाया गया, तो वह भी रोता चिल्लाता हुआ आया कि भी मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये मैं नहीं था जिसने दीवार बनवाई थी, जिसकी दीवार थी, फिर जिसने वो ऑर्डर दिया था बनने का ज्वेलरी। तो वो कहने लगा कि जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था वो मेरे पिता थे जो कि अब मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। इट इज़ ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड। लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, एंड रूल्ड डिसिसिवली, और बड़ा उन्होंने आदेश दिया, कहा राजा ने कि इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे पिता सच्चे अपराधी हैं, हत्यारे हैं, मर्डरर हैं। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट somebody मस्ट बी punished इन his प्लेस, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को उनके स्थान पर दंडित किया जाना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने अपराधी पिता से हर चीज़ विरासत में प्राप्त की है। इनकी ज़मीन, इनका मकान, सारी संपत्ति आपको विरासत में इनहेरिट की है, विरासत में आपको मिली है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उसकी संपत्ति साथ ही साथ उनके अपराध भी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैं जान गया था तुरंत ही जब सबसे पहली बार मेरी आंखें तुम पर पड़ी थीं, मेरी नज़रें तुम पर पड़ी थीं। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक अपराध के, क्राइम की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। तो राजा ने कहा कि पहली बार में ही जब मेरी आंखें तुम पर पड़ी थी, नजर पड़ी थी, तब मैंने जान लिया था कि तुम इस भयानक अपराध के, हॉरिबल क्राइम की असली रूट, असली जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, और तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन, और राजा ने आदेश दिया, अ न्यू स्टेक, एक नई फांसी का फंदा बनाने के लिए, टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन, फांसी की सज़ा के लिए एक नया फंदा फांसी का तैयार किया जाए।
एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, जिस समय सर्वेंट जो थे वो स्टेक शार्पेंड मतलब उस फंदे को बना रहे थे, जब उन्होंने बनाया, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब उसको अपराधी के फाइनल इम्पेलिंग के लिए, नहीं फाइनल दंडित करने के लिए अंतिम रूप में जब उसको तैयार किया, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो ये मंत्री को लगा, उसके मन में विचार आया, दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, कि वो धनी व्यापारी किसी प्रकार से इतना कमज़ोर है, टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि इस स्टेक पर, इस सूली पर, इस फंदे पर उसको सही से एक्सिक्यूट होता है, फांसी लगाना, उसको फांसी नहीं लगाई जा सकती। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के कॉमन सेंस के लिए अपील की, रिक्वेस्ट की। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी इसके बारे में बहुत चिंतित था। What shall we do? he said. हम क्या करेंगे, उसने कहा। When suddenly it struck him, जब अचानक उसको ये लगा, उसके मन में बात आई, that all they needed to do was to find a man, कि उन सब की जो आवश्यकता है, to do was to find a man, एक ऐसे आदमी को ढूंढना, फैट एनफ टू फिट द स्टेक, इतना मोटा हो कि जो फंदे के में फिट आ जाए, इतना काम करना है। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, और नौकर पूरे नगर में भेज दिए गए, तुरंत, इमीडिएटली तुरंत सेंट कर दिए गए ऑल ओवर द टाउन, पूरे नगर में, लुकिंग फॉर अ मैन, एक आदमी को ढूंढने के लिए, हु वुड फिट द स्टेक, जो सूली में फिट आता। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी नज़र उस डिसिपल में होता है शिष्य, उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो बहुत फैटेंड, फैट वर होती है, फैट एडजेक्टिव होता है, फैट से इसको वर बनाया गया, फैटेंड, जो बहुत मोटा ताज़ा हो गया था, फैट मीन्स मोटा, हिमसेल्फ स्वयं में बहुत मोटा हो गया था, डिसिपल शिष्य, फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, महीनों तक बनानाज खा करके, राइस खा करके, और व्हीट एंड घी, और गेहूँ और घी खा करके वो बहुत ही मोटा ताज़ा हो गया था। इस प्रकार से स्टोरी में ये बताया गया कि किस प्रकार से वो शिष्य, जो कि निर्दोष था, और वो अब मुसीबत में फंस गया, क्योंकि राजा के लोग थे, नौकर थे, वो उनको आदेश था कि वो ऐसे आदमी को ढूंढें जो फंदे में सही से फिट आ जाए, इतना मोटा हो, क्योंकि जो व्यापारी था, रिच मर्चेंट जो था, वो दुबला पतला था, वो सूली में सही से नहीं आ सकता था, फिट नहीं आ सकता था। तो राजा के नौकरों की नज़र अचानक उस शिष्य पर पड़ी, जो शिष्य जो था सस्ते माल के चक्कर में, सारी चीज़ें सस्ती मिल रही थी, एक रेट पर मिल रही थी, जो उस राज्य में रुक गया था, शहर में ठहर गया था, गुरु के मना करने पर भी,